नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिहार की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें महागठबंधन में अब वाम दलों की एंट्री तय मानी जा रही है। सीपीआई और सीपीआईएम महागठबंधन में शामिल हो सकता है। इसे लेकर सीट बंटवारे में वाम दल की हिस्सेदारी भी रह सकती है। सीपीआई नेता राम नरेश पांडे की तरफ से ये बयान इस वक्त सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरजेडी के साथ गठबंधन जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। एनडीए को हराने के लिए ये शामिल होना महागठबंधन में बेहद जरूरी। और सहयोगी रवीश नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या ये माना जाए कि ये मजबूरी है या फिर वक्त की नजाकत, जिसे देखते हुए सीपीआई एमएल की बात की जाए या सीपीआई की बात की जाए, अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद करती हुई इस वक्त वो? बिल्कुल विभा, और ये मजबूरी भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये और कहीं जगह बनती नहीं है। और जिस ढंग से चुनाव को लेकर के पिछले बार भी देखा गया था कि अकेले चुनाव लड़ी थी गठबंधन में, वो वाम दल शामिल नहीं थे और एक भी सीट जो है वो जितना मुश्किल हो जाता है वाम दलों के लिए। तो इसमें जरूरी इस बात को है कि सीपीआई इस बार ने सोची है कि किसी ढंग से चाहे सीटें जो भी दी जाए वो महागठबंधन में शामिल हो। उसी के तहत आज 9 सदस्यीय टीम जो है सीपीआई और सीपीआईएम के जो लोग हैं वो आरजेडी में जगदानंद सिंह के साथ मुलाकात हुई, लगभग घंटे भर बात हुई और ये लगभग तय हो गया कि इस नए गठबंधन में वाम दल जो है सीपीआई और सीपीएम शामिल होगा। लेकिन विभा, एक बात जानना और जरूरी है कि यहाँ पे सीपीआई एमएल जो है उसका जनाधार बड़ा है। अभी भी विधानसभा में उनके 3 विधायक हैं, उनके एमएल के तरफ से जो है अभी तक कोई बातचीत तो नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे मानना है गठबंधन का कि गठबंधन अगर बड़ा होता है तो जो वोट बैंक है बढ़ेगा और कुछ मदद मिल सकती है। देखने वाली बात होगी कि सीपीआई को कितने सीटें जो है वो गठबंधन में हासिल होती हैं। विभा, बिल्कुल रवि, लेकिन चुनाव के वक्त इस तरह की गहमा गहमी और एक खेमे से निकलकर दूसरे खेमे में जुड़ना या फिर कहीं से निकलकर दूसरी जगह शामिल हो जाना, ये तमाम कवायदें बहुत देखने को मिलती हैं। लेकिन इस वक्त अगर माना जाए तो महागठबंधन में अपने जो पहले सहयोगी हैं उनकी नाखुशी को दूर कर पाना, उनके बीच सहमति और एक एकमतता बनाए रखना, ये भी एक बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। इस बीच नए सहयोगियों का जुड़ना महागठबंधन के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। बिल्कुल, और मुश्किल की घड़ी है गठबंधन के लिए, खास करके इसलिए कि पुराने नेता जितना मांझी को अगर देखे तो वो हुआ करते थे एक दलित चेहरे के रूप में, वो यहाँ से निकल गए हैं। उसकी भरपाई जो है वो वाम दल कर नहीं सकता। आज अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज नाराजगी जाहिर की है कि सीटों को लेकर के अभी तक कोई बात नहीं चल रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें यहाँ पे आरजेडी के तरफ से अगर करेंगे कई जो नेता हैं वो शामिल जदयू में हो गए हैं, तो मुश्किल भरी राह गठबंधन के लिए जरूर है। देखना होगा कि गठबंधन को कैसे साथ लेकर के आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश नारायण तमाम जानकारी के लिए। वहीं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलएसपी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करती है। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की है और ये तमाम नेताओं के साथ बातचीत के पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि सीटों को लेकर के अब तक बातचीत की शुरुआत नहीं हुई है और इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। गठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं होने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ये बार बार कहते रहे कि इसे हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ और ऐसे में सीटों के बंटवारे में देर होने से सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की चिंता इस वक्त बढ़ी हुई है। स्वाभाविक रूप से मांझी जी चले गए, नहीं जाना चाहिए था और हम तो आज भी चाहते हैं कि महागठबंधन का दायरा बढ़े, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो हम तो दायरा बढ़ाने की राय रखने वाले लोग हैं और इसके लिए हम बाकी दलों से भी आग्रह करते हैं कि सब लोग इसके दायरा को बढ़ाएं ताकि एनडीए के खिलाफ जो भी वोट है उसके बंटवारा को रोका जा सके। और आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए रांची के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं पटना से। कल उनकी मुलाकात होनी तय मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात जो है वो करने वाले हैं। रांची में स्वास्थ्य संबंधी हालचाल जाना चाहेगा क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर के लगातार चिंता भी जाहिर की जा रही थी परिजनों की तरफ से। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रामा सिंह अब आरजेडी के साथ हैं और ऐसे में तेज प्रताप ने लालू की नाराजगी की बात को भी सिरे से खारिज किया है। पिताजी का स्वास्थ्य देखने के लिए जा रहा है, बहुत दिनों से नहीं गया था मैं, उनका स्वास्थ्य का हाल चाल लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। पार्टी की रणनीति के लिए बात होगी सर?
पार्टी के लिए रणनीति के लिए लगातार हम और तेजस्वी जी चर्चा करते हैं कि पार्टी में किस तरीके से लोगों को और चुनाव का माहौल है, तो तमाम ऐसी रणनीति है तो होगी पार्टी में। अच्छा, जो कोई रूठे हुए लोग हैं, जैसे रामा सिंह जैसी ताकत जुड़ रही है, तो कुछ रूठे हुए लोग हैं तो उन्हें मनाएंगे? सब माने हुए लोग हैं, सबसे मेरी बात हो चुकी है। सर, रामा सिंह ने कहा है कि अगर पार्टी अध्यक्ष चाहे तो हमारी बीमार हैं, चाचा जी बीमार हैं, चाचा जी रघुवंश चाचा जी बीमार हैं जी। हाँ, तो मतलब दोनों को एक साथ आ जाएंगे एक साथ? सब लोग साथ में हैं ही, अलग कहाँ है? कह रहा था कि लालू जी नाराज थे आपके बयानों को लेके। नहीं, नाराज कहाँ है? ये सब र्यूमर आप लोग के जरिए उड़ता है, परिवार में आप लोग आग लगाने का काम करते हैं, मीडिया के लोग। तो ये वही तेज प्रताप यादव हैं जिन्होंने अब से कुछ वक्त पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी से कोई फर्क पार्टी को नहीं पड़ता है। वो अब बदले बदले नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई नाराज नहीं है, ये सब मीडिया की तरफ से खड़ा किया गया है, सभी लोग सहमत हैं, एक साथ ही हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने उस नाराजगी को भापा है और कहा है आरजेडी को कि रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी को दूर किया जाना चाहिए आरजेडी की तरफ से। एक बड़े नेता है, बड़े कद के नेता हैं, और किस परिस्थिति में उन्होंने फैसला लिया वो वही बता सकते हैं। लेकिन चुनाव के टाइम में ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं का इस्तीफा कहीं से भी अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसे नेताओं को मनाना चाहिए और उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी छोड़ने की अटकलों पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि कल ही वो रघुवंश प्रसाद सिंह से मिले थे और मुलाकात के दौरान जब यही सवाल उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह से किया तो उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं वही ऐसे सवाल उठा सकते हैं या सवाल ऐसे कर सकते हैं। अखिलेश सिंह ने यह भी कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह परिपक्व नेता है और वो पार्टी नहीं छोड़ सकते। विचार है वो दृढ़ता से उन्हीं विचारों पर चलने वाले व्यक्ति। मैं भी कल मिला था उनसे और आप लोग जो सवाल मेरे पास उठा रहे हैं तो मैं उनको बोला तो उन्होंने हंस के कहा कि हाँ, मेरे बारे में जिनको नहीं समझ है वो ऐसी बात कर सकते हैं, यही तो कहा उन्होंने। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर ही बाद मधुबनी वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। चाहे वो बाढ़ से सुरक्षा को लेकर हो या सिंचाई से जुड़ी हुई हो, ये तमाम सौगातें उन्हें आज दी जाएंगी। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल में पश्चिमी कोसी नहर जो है वहां से ब्रांच कैनाल का काम टारगेट समय से 10 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है और इसका सीएम आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए, लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। साथ ही कमला नदी के तटबंध की मजबूतीकरण को लेकर जल संसाधन विभाग से कराए जा रहे स्टील सीट पाइपिंग के कार्यों की भी सीएम की तरफ से समीक्षा होगी। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही स्थानीय लोगों से भी सीधा संवाद स्थापित करेंगे और उनकी राय लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बताते चले कि पिछले दिनों मधुबनी दौरे पर पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने खुद से नहर और बांध के कार्यों का जायजा लिया था और इसी दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की थी, जिसमें जल संसाधन मंत्री ने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर के झंझारपुर ब्रांच कैनाल का काम पूरा हो जाने से पिपरा घाट से मधेपुर तक लगभग 42 किलोमीटर के एरिया में लाखों एकड़ खेतों में अब सालों भर सिंचाई की सुविधा हासिल हो पाएगी किसानों को, जिससे किसानों को सुखाड़ की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं पिछले 58 सालों से अधर में लटके इस मेगा प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम पूरा होने से स्थानीय जो किसान हैं उनमें भी काफी खुशी देखी जा रही है। किसानों का ये कहना है कि पानी की सुविधा मिलने से इस इलाके में साल में 4 फसलों की खेती अब संभव हो सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी। साथ ही साथ इस बात पर भी खास तौर पर जोर दिया गया कि कोरोना महामारी के इस दौर में सरकारी या फिर निजी स्तर पर खेती आधारित रोजगार को बढ़ावा देने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को भी इस परियोजना के पूरा होने से काफी मदद मिलेगी। सीट पाइल का काम हुआ, खुद मुख्यमंत्री भी नरवार में देख के गए इस काम। पहले बार डिपार्टमेंट ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया और इसका पर्पस ये है जहां लोग रहते हैं, आबादी है, हैबिटेशन है, उसके आमने सामने नहीं टूटे। आप देखते होंगे कि आमने सामने टूटने पे घर, जान, प्रॉपर्टी सब बर्बाद हो जाता है। अगर कहीं टूटे भी तो खेत में टूट गया मान लीजिए, वो भी ना टूटे
लेकिन उसी के लिए इस बार 8 जगह जहाँ लास्ट ईयर टूटा था, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको किया। और बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही की करेंगे, लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में। एक वक्त था जब नीतीश कुमार ट्विटर जैसे चीजों पर जाने से या उसका जिक्र करने से गुरेज करते थे। उनका ये कहना था कि लोग अमूमन इस ट्विटर को चिचियाने के तौर पर वो देखते थे और कहते थे कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आज वही नीतीश कुमार ऐसे राजनेता बिहार में बन चुके हैं जो बिहार की राजनीति में ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने तमाम दूसरे नेताओं को जो अब तक ट्विटर पर आगे थे फॉलोअर्स की लिस्ट में, उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं और लालू प्रसाद को भी उन्होंने अब पीछे छोड़ दिया है। इधर सबको इसे लेकर के बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। जेडीयू नेता संजय सिंह कहते हैं कि हमारे नेता की बढ़ती लोकप्रियता का असर है, उसे इस रूप में ही देखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे ही बयान बीजेपी की तरफ से भी सामने आए। इधर इन सब के बीच आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चाहे जो जितने भी नंबर बना ले, लेकिन हकीकत में बिहार की सियासत में नंबर 1 पर लालू प्रसाद ही रहेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पहले से ही जुटी हुई है। बीजेपी सांसदों से जेपी नड्डा मुलाकात हालांकि करने वाले हैं। 29 अगस्त को दिल्ली में ही ये मुलाकात होगी। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच मुलाकात संभव हो सकती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ये मुलाकात और इस मुलाकात में चर्चा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। राज्यसभा सांसद और बिहार प्रभारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर सोनपुर के सबलपुर दियारा से आ रही है, जहां पर गंगा नदी में बालू से भरी नाव डूब गई है। जी हां, नाव पर सवार 3 से 4 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। स्थानीय लोगों के मदद से जो लोग उस पर सवार थे, उस दौरान 15 मजदूरों को बचाया गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन अभी भी 3 से 4 मजदूर लापता हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। सूचना मिलने के बाद सोनपुर के डीएसपी मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम फिलहाल इन लापता मजदूरों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि नाव मनेर से बालू लेकर आ रही थी और इसी दौरान नाव पर क्षमता से ज्यादा बालू लदा हुआ था और इस वजह से नाव हादसे का शिकार हुई। इस हादसे के बाद एक बार फिर से नावों के परिचालन पर सवाल उठ रहे हैं। ओवरलोडिंग को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होते हुए। अगली खबर अररिया से है, जहां के जोकीहाट प्रखंड के उदाहाट में बड़तिया पुल बकरा नदी में समा गया और नदी में एक ट्रैक्टर और एक ऑटो समा गया था। ये घटना कल की है, जिसमें 10 से 12 लोग सवार थे और उसका अब तक कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है कि आखिर जो लोग सवार थे उन्हें किस तरह कहां तक पहुंचे या उन्हें बचाने को लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं है। जबकि एनडीआरएफ की टीमें लगातार इन लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यहाँ दूसरा कोई हादसा भी हो सकता था। मौके का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। अभी हम जोकीहाट के उदाहाट में हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये वही बर्दिया पुल है, जोकीहाट प्रखंड का बर्दिया पुल जो जोकीहाट होते हुए महलगांव तक जाता है। ये लोहे का पुल है जो पूरी तरीके से गिर चुका है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वो सामने में जो यह पुल है, पुल का पूरा बीच का जो हिस्सा है वो बिल्कुल गिर गया। और कल शाम में जो यह घटना है, यहाँ पर एक ट्रैक्टर और एक ऑटो बताया जा रहा है, जिसमें 10 से 12 की संख्या में लोग मौजूद थे जो डूब गए। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो बचाव कार्य एनडीआरएफ के द्वारा है वो चल रहा है। हम दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ देखिए कि जो भीड़ है, भीड़ का आलम यह है कि यहाँ पर कभी भी कोई दूसरी बड़ी घटना घट सकती है। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर से जो भीड़ है, भीड़ की संख्या को कम करे, यहाँ से हटावे। क्योंकि कल शाम में जो घटना हुई है उसके बाद 10 से 12 लोगों के डूबने की जो आशंका है, अभी तक जो लापता जो व्यक्ति हैं उनका पता नहीं चल सका है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर जो भीड़ है, बेतहाशा भीड़ बढ़ती जा रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। वही बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पर एक महिला की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बताते चलें कि इस महिला के सर को और कलाई को काटकर कहीं फेंक दिया गया है और फिलहाल पुलिस इस अंग की तलाश में भी जुटी है। महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये महिला कौन है। बताया जा रहा है
की आशंका के तौर पर यह भी जाहिर किया जा रहा है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इस महिला की जल्द से जल्द शिनाख्त हो पाए। आज सुबह केक पर पहुंची महिलाओं ने शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक सिरफिरे युवक ने मामूली विवाद में एक बुजुर्ग को पेट्रोल डालकर जला दिया। जी हां, ये घटना मुजफ्फरपुर की है। 80% जले इस बुजुर्ग को फिलहाल बैरिया स्थित निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना कटरा थाना इलाके के गंगिया गांव की है। बताया ये जा रहा है कि 65 साल के भालू महतो और 21 साल के आरोपी युवक कुणाल ठाकुर के बीच मंगलवार शाम किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी कुणाल ने धमकी दी थी इस शख्स को जला देने की। रात में भोला महतो सोए हुए थे और इसी दौरान बिस्तर पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। मामले में अभी तक कटरा थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। घटना के बाद से गांव में काफी आक्रोश है। 12 बजे के बाद 1 बजे के लगभग जब हम लोग नींद टूटा तो उठे तो उनको देखा पूरा अंगार पेट्रोल का डब्बा जला रखा हुआ डब्बा यहाँ, और उसके अलावा पूरा छटपटा रहे, बोल रहे थे बचाओ बचाओ। तो यही करते हैं कि ये इंसाफ हो, इसका आगे जो प्रक्रिया होगा वो देखा जाएगा। तो कोई विभाग नहीं है। पेट्रोल डाल के जला दिया है। लाल सिंह का बेटा, बेला नाम है उसको। कहता है कि जी अति सांझे में मुँह ठुठी करके कहता था कि आपको रात में हम जला देंगे। हम अगली खबर छपरा से है, जहां पर मंगलवार को कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आया और फुटेज में साफ नजर आ रहा है अपराधी कारोबारी का बैग छीनकर भाग रहा है। बड़ी बात यह कि पुलिस कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और इस मामले में पीड़ित कारोबारी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। माल निकाल कर रुपया लेकर के जा रहे थे और वहाँ जाकर आदमी के सामने जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर हमारा 1 लाख रुपया पीछे से पाकिट मार करता एक आदमी था, वो छीन करके भाग गया। बैग में हमारा खाता था और आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, पोस्ट ऑफिस का भी खाता था। उसी वहाँ खड़ा था एक कोई इधर से खींच करके भाग, इधर पानी लगाया, वहीं से पड़ा गुदरी एका लेके भागा लेकिन वो बाइक उसका नहीं दिखाई दे रहा। 2 और भी मिला हुआ है शायद। हाँ। एक आदमी बाइक पर लेकर वहाँ खड़ा था एक। और खबर सुपौल से है, जहां पर पुलिस ने कंटेनर से 30 लाख रुपए की शराब को जब्त किया है। कंटेनर पर आर्मी ड्यूटी लिखा हुआ था। शक होने पर पुलिस ने जब कंटेनर को रोका है तो ड्राइवर ने स्पीड तेज कर दी। पुलिस ने पीछा कर कंटेनर के ड्राइवर और खलासी को फिलहाल पकड़ लिया और पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से शराब की खेप लेकर सहरसा जाया जा रहा था और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब की तस्करी में कौन कौन से लोग शामिल हैं। एक कंटेनर जो किशनपुर से सहरसा की ओर जा रही थी, रास्ते में उसको रोकने के लिए जब हाथ दिया गया तो गाड़ी स्पीड बढ़ा दिया, उसको चैनसिंग पट्टी में पकड़ा गया। पकड़ने के उपरांत जब जांच किया गया तो काफी मात्रा में शराब था, जो करीब 300 पेटी उसे गिनने के उपरांत मिला। ड्राइवर से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि 25 तारीख को ये सिलीगुड़ी में शराब को लोड किया था और इसको सहरसा ले जाना था। खबर दानापुर की, जहां पर बीएस कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने दानापुर दीघा पटना मुख्य सड़क को जाम कर खूब हंगामा किया है और हंगामे के पीछे हम आपको बताते चले, हंगामा करने के पीछे की वजह है छात्रों का इंटर में रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है और इस वजह से छात्र बेहद आक्रोशित है, नाराज है। छात्रों की शिकायत है कि उनका परीक्षा फॉर्म तो भरवा दिया गया लेकिन रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पाया है। 28 अगस्त तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो करीब 600 छात्रों का 2 साल समय जो है वो बर्बाद हो जाएगा। गुस्साए छात्रों ने पहले सड़क पर हंगामा किया और फिर प्रिंसिपल के गेट तक पहुंचकर बवाल किया गया, ग्रिल को उखाड़ दिया गया। हालात का जायजा लिया दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने।
अभी हम दानापुर के बीएस कॉलेज के पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये छात्र विरोध कर रहे हैं इस बात का कि इन लोग का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया गया है। ये बिंदेश्वरी सिंह कॉलेज के छात्र हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है और ये रजिस्ट्रेशन 28 तारीख तक ही है और ये 28 तारीख के बाद समाप्त हो जाएगी। इसी की वजह से इनका विरोध है और ये लोग जो है रोड पे उतरे हैं, रोड जाम किए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन अभी तक मेरे नहीं है और जो कॉलेज हैं बगल अगल के लोकल में सारे कॉलेज में हो गए हैं, यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुए हैं और जब आते हैं जब बोलते हैं कल कितने लोग प्रभावित हैं? 600 लोग प्रभावित हैं। दिनों का टाइम बचा हुआ है इनके पास और इस टाइम में इनको फॉर्म तक अभी तक नहीं दिया गया है। इन लोगों से बात करने के लिए कॉलेज प्रशासन बात कर रही है। नहीं, कोई नहीं कर रही है। शिक्षा मंत्री को बुलाइए, नहीं हटेंगे हम लोग। मुर्दाबाद, कुछ नहीं कर रहा है हम लोग के लिए। रजिस्ट्रेशन करने में नहीं दे रहा कम। सभी के पास समस्या है, समाधान कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि लोग यहाँ रोड पे उतरे हैं और विरोध कर रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। कोरोना महामारी को देखते हुए जेई मेन और नीट यूजी की परीक्षा को स्थगित करने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह साफ कर दिया है कि ये परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। किसी तरह का कोई बदलाव इस बाबत नहीं किया जाएगा और परीक्षा तय तारीख पर ही होगी। तय समय के मुताबिक जेई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होगी, जबकि नीट यूजी परीक्षा जो है वो 13 सितंबर को होगी। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि कोरोना संकट में परीक्षा सुरक्षित तरीके से हो, इसे लेकर कई चरणों में योजनाएं बनाई गई हैं। मसलन परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, परीक्षा कक्षों में छात्रों की संख्या कम होगी, परीक्षा कक्षों में अभ्यर्थियों को दूर दूर बैठाने की भी व्यवस्था है और परीक्षा केंद्रों में अंदर आने और बाहर जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। मेरे जैसे ऐसे कई बच्चे हैं जो अलग अलग ज़िले में रहते हैं और हमें अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी बंद है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। संयुक्त मंत्रालयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर जेईई और नीट की परीक्षाओं की कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए तो ये हमारे हित में होगा, क्योंकि यह समय अनुकूल नहीं है हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज जिसके चलते हम शायद अभी एग्ज़ाम देने के कंडीशन में नहीं है। कोविड की वजह से सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जहाँ तक बात है एनआईटी और नीट के एस्पिरेंट्स की, तो उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। बहुत जगह तो ऐसा है कि बाहर आ रखा है तो बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते, जो ट्रैवल कर सकते हैं उन्हें सिक्योर नहीं लग रहा ट्रैवल करना। हो सकता है ड्राइवर को कोविड हो या कोई कोविड पेशेंट बैठ रखा हो पहले। और हमने 2-3 साल तैयारी करी है, 4-5 लाख रुपए लगे बच्चों पे, बाहर रह के पढ़े हैं, वो क्यों नहीं एग्ज़ाम देना चाहेंगे? देना है एग्ज़ाम, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उनमें वो अपना बेस्ट नहीं दे सकते। उन्हें तो यही लगता रहे ना कहीं कोविड ना हो जाए, उन्हें डर रहेगा अपना हेल्थ का। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए। देश में संक्रमण इस स्तर से बढ़ता जा रहा है कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा अगर इतने सारे लोग 25 लाख विद्यार्थी और उनके अभिभावक सेंटर्स पर अगर एक साथ एकत्रित होते हैं। तो इस बीच में हमारा ऐसा मानना है कि यदि गवर्नमेंट इस परीक्षा को आयोजित कराना चाहती ही है तो एनटीए को सुरक्षा गाइडलाइंस जो भी हैं उन सब का पालन स्ट्रिक्टली करवाना होगा कि भाई गैदरिंग नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, मास्क पहन के लोग आएँ और सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, 2 पाली में परीक्षा हो। यह सब कुछ सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।